जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टर्न हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? लास्ट टर्न हम लोग कशेरुकी के बारे में पढ़ रहे थे। कशेरुकी में हम लोग मुख्य रूप से हम लोगों ने पढ़े कि 5 वर्ग होते हैं कशेरुकी के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहला था मत्स्य वर्ग, दूसरा था आपका सरीसृप वर्ग, पहला था मत्स्य वर्ग, दूसरा उभयचर, तीसरा आपका सरीसृप, चौथा आपका पक्षी वर्ग और पांचवा स्तनधारी वर्ग। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। स्तनधारी वर्ग में हम लोगों ने पढ़ा कि स्तनधारी वर्ग 3 भागों में विभाजित है। स्तनधारी वर्ग में 3 वर्गों में विभाजित होने का मतलब पहला था आपका प्रोटोथेरिया, दूसरा था मेटाथेरिया और तीसरा था यूथेरिया। प्रोटोथीरिया का जो मतलब था, प्रोटोथीरिया के अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनमें जन्म अंडे से होता है, यानी ओविपोरस होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने दूसरा पढ़ा था जिसमें था आपका मेटाथीरिया। मेटाथीरिया वे जीव आते हैं जो अपने बच्चे को अविकसित अवस्था में जन्म देते हैं। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा यूथीरिया। यूथीरिया का मतलब था कि जिसमें जीव अपने बच्चे को पूर्ण विकसित अवस्था में जन्म देते हैं। अब उदाहरण की बात करी थी तो उदाहरण में पहला था जैसे आपका प्रोटोथेरिया, इसमें आपका एकेडिना उदाहरण है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। दूसरा उदाहरण था डक बिल प्लेटिपस, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया। तीसरा, इसके बाद दूसरा जैसे हम लोगों ने मेटाथीरिया पढ़ा। मेटाथीरिया के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटाथीरिया में वे जीव आते हैं जो अविकसित अवस्था में बच्चे को जन्म देते हैं, जिसका उदाहरण था कंगारू। इसके बाद तीसरा आया था यूथीरिया, जिसका उदाहरण क्या था? मानव। ये सारे पॉइंट आपको बहुत ध्यान से दिमाग में रखने होंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट हमने कम शब्दों में बात करी थी, तो ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होने ही चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आपको मिलते रहेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक होगा अकशेरुकी। अकशेरुकी के संबंध में जैसा कि हमने बात करी थी, नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। अब नोटोकॉर्ड नहीं होगा तो मतलब नोटोकॉर्ड क्या था? एक लिक्विड था जिससे आपकी रीढ़ की हड्डियां, यानी कि आपकी रज्जुक जिसको आप बोलते हैं कशेरुकाएं, वो विकसित होती है नोटोकॉर्ड लिक्विड से। तो कॉर्डेटा वर्ग में तो ये होता है नोटोकॉर्ड, इसीलिए उसको बोलते हैं कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं होता। नोटोकॉर्ड नहीं होगा तो मतलब इनमें क्या नहीं होगा? रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो हमने बताया था आपको, अगर किसी जीव की रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो उसमें रक्त का रंग लाल नहीं होगा। तो ये किस तरीके के हैं? तो ये नॉन कॉर्डेटा वर्ग के हैं, मतलब इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होगा। नोटोकॉर्ड का मतलब हो गया कि आपकी रज्जुक या कशेरुकाएं नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये हुआ कि रज्जुक या कशेरुकाएं अगर नहीं पाई जाती तो सीधी सी बात आ जाती है कि यहाँ पर रज्जुक भी नहीं होगा। रज्जुक नहीं होगा तो क्या इनके रक्त का रंग लाल होगा? तो बात आती है कि इनके रक्त का रंग लाल नहीं होगा। अब हमने बताया था कि जिन जीवों में रक्त का रंग लाल होता है उन जीवों को क्या कहा जाता है? तो जिन जीवों में रक्त का रंग लाल होता है उन जीवों को कहा जाता है एनाइमा, और जिनमें रक्त का रंग लाल नहीं होता उन जीवों को कहा जाता है अनाइमा। तो ये जो भी आपके नॉन कॉर्डेटा के होंगे इनको क्या कहा जाएगा? तो इनको अनाइमा कहा जाएगा। इसके बाद अगली बात हम लोगों की शुरू होती है कि नॉन कॉर्डेटा वर्ग में संघ कौन कौन से हैं। तो हमने यहाँ पर सारे संघ आपके एक साथ लिख लिए हैं, तो पहले तो आप इनको नोट कर लीजिएगा एक जगह। उसी के साथ में डैश करके आगे एक पॉइंट लिखते जाइएगा, जो कि एक ही बार में हम सारे पॉइंट आपको कंप्लीटली बता देंगे। देखिए, आप लोगों ने जब कोशिका का टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था तो कोशिका के टॉपिक में एक बात आपको बताई थी कि सबसे पहले मानव की या किसी भी जीवधारी की या किसी भी सजीव की क्रियात्मक इकाई, ये कार्यात्मक हो या रचनात्मक हो, दोनों प्रकार की इकाइयां क्या होगी? कोशिका। यानी शुरुआत कहाँ से होगी? तो कोशिका से होगी। वहां पर एक सीक्वेंस लिखाया था आपको, सबसे पहले विकसित होती है कोशिका, इसके बाद ऊतक, ऊतक से फिर अंग, अंग के बाद फिर तंत्र, और तंत्र के बाद फिर शरीर विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसी सीक्वेंसिंग में देखेंगे कि जो सारे संघ लिखे हुए हैं, पहले तो हम इन संघों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला संघ लिखा हुआ है पोरीफेरा,
दूसरा संघ है सिलेंट्रेटा, तीसरा संघ है टीनोफेरा, इसके बाद है प्लेटीहेल्मिन्थीस, इसके बाद है एस्केहेल्मिन्थीस, इसके बाद है आपका इकाइनोडर्मेटा, इसके बाद है एनेलिडा, इसके बाद है मोलस्का और इसके बाद है आर्थ्रोपोडा। तो हम लोग इस तरीके से इस टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। अब जरा यहाँ पर ध्यान क्या देना है, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि जो पोरीफेरा जितने भी संघ के अंतर्गत आते हैं, यानी पोरीफेरा संघ के अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे, वो सभी जीव का जो शरीर संगठन होता है वो कोशिका स्तर का होता है। यानी इनका जो शरीर संगठन होगा वो सिर्फ कोशिका पर ही होगा, ये कभी भी ऊतक तक नहीं पहुंचते हैं। इनकी शारीरिक संरचना का संगठन किस रूप में होता है, तो कोशिका स्तर का होता है। तो ये पहला पॉइंट हमें याद रखना है। तो सिर्फ एक ही संघ ऐसा है जिसका शरीर संगठन सिर्फ कोशिका तक है, और वो संघ कौन सा है, तो वो आपका पोरीफेरा संघ है। तो पहली चीज डैश करके उसी के आगे लिख लीजिएगा, इनका शरीर संगठन कोशिका स्तर का या कोशिका का संगठन होता है इनके शरीर पे। इसके बाद सिलेंट्रेटा और टीनोफेरा, ये दो ऐसे संघ हैं। देखिए, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ऊतक संगठन यानी कि शरीर संगठन में ऊतक का सबसे पहला प्रारंभ कहाँ पर हुआ, तो सिलेंट्रेटा से होता है ऊतक का प्रारंभ। यहाँ से ऊतक डेवलप होना शुरू हुए थे सिलेंट्रेटा वर्ग में। ये समय के साथ साथ जैसे जैसे जीव विकसित होते गए वैसे वैसे ये चलते चले गए। अब यहाँ पर सिलेंट्रेटा और टीनोफेरा, इन दोनों का जो शरीर संगठन होगा वो किस स्तर का होता है, तो ऊतक स्तर का होता है, यानी कोशिका के बाद के स्तर का। तो ये दोनों स्तर में किस स्तर का होगा, ऊतक स्तर। इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीस और एस्केहेल्मिन्थीस, इन दोनों में जो शरीर संगठन होगा वो किस स्तर का होगा, अंग स्तर का होगा। यानी इनके शरीर में अंग पाए जाते हैं और इनके शरीर का संगठन अंग स्तर का होता है। शुरुआत कब हुई, तो प्लेटीहेल्मिन्थीस से हुई थी। इसके बाद अगले जो चार संघ लिखे हुए हैं, इकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इन सभी में जो शरीर संगठन है वो पूरा अंग तंत्र पाया जाता है। यानी अंग पाए जाते हैं और उनके साथ कंप्लीट एक ज्वाइंट सिस्टम होता है जिसको हम लोग अंग तंत्र के नाम से जानते हैं। यही अंग तंत्र आपका कार्डेटा वर्ग में भी पाया जाता है, क्योंकि जो कार्डेटा वर्ग विकसित हुआ, उस कार्डेटा वर्ग के विकसित होने के पहले जो अंग तंत्र व्यवस्था थी वो इकाइनोडर्मेटा से शुरू हुई और आर्थ्रोपोडा तक थी। लेकिन इसके बाद अंग तंत्र की सबसे विकसित अवस्था किस वर्ग में देखी गई, वो थी कार्डेटा वर्ग में। कार्डेटा वर्ग के अंतर्गत मानव भी आता है। तो आप सबको मालूम है, मानव शरीर में आप लोग यानी कि कार्डेटा संघ में टोटल 8 प्रकार के तंत्रों के बारे में पढ़ चुके हो। यानी मानव में कितने प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, तो यहाँ 8 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। उम्मीद है यहाँ तक सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा सा बेसिक था जो आपको चीजें समझनी होगी। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट हम ऐड करेंगे, आपको सिर्फ उतने पॉइंट याद रखने हैं, ज्यादा लेंदी इसमें नहीं जाना है, क्योंकि लेंदी जा करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन जहां से बनता है वो सॉलिड बनता है और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो अब हम बताने जा रहे हैं इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं और कैसे पूछा जाएगा। तो पहले आप लोग इतनी बात नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले पोरीफेरा से। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे पोरीफेरा।
पोरीफेरा के बारे में सबसे पहले समझा जाएगा। देखिए, पोरीफेरा संघ के अंतर्गत सबसे खास बात होती है कि पोरीफेरा, इसकी पहली बात तो पोरीफेरा नाम क्यों पड़ा, पोरीफेरा वर्ग, इसका नाम पोरीफेरा क्यों पड़ा। देखिए, पोरीफेरा वर्ग का नाम पोरीफेरा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वर्ड पोरी, अगर इसमें ये वर्ड बनाया गया था पूरा से, या ये वर्ड बना था पोर शब्द से। पोर शब्द का अर्थ होता है छिद्र, तो पोर शब्द का अर्थ होगा छिद्र, तो यहाँ से सीधा सा मतलब निकलता है कि जितने भी जीव इस पोरीफेरा वर्ग में पाए जाएंगे, इनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट आप ये लिख लीजिएगा कि पोरीफेरा वर्ग के जीवों में, पोरीफेरा वर्ग के जीवों में शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। दूसरी इनकी खास बात ये होती है कि इसमें ये जितने भी जीव होंगे ये सभी जल में पाए जाते हैं, ये सभी जीव जल में पाए जाते हैं। कोशिका संगठन आप लोग लिख ही चुके, किस स्तर का होगा, शरीर संगठन कैसा होगा, तो शरीर संगठन किस स्तर का होता है, वो कोशिका स्तर का होगा। शरीर संगठन किस स्तर का होगा, तो ये कोशिका स्तर का। इसके बाद अगली बात इससे पूछी जा सकती है कि जैसे इसमें क्वेश्चन बनता है कि इनके उदाहरण क्या है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उदाहरण क्या है, या आपसे एक जीव का नाम दे देगा और पूछेगा ये किस संघ का जीव है। तो इसका जो सबसे पहला उदाहरण है जिसमें हम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, इसका पहला उदाहरण आ जाता है स्पंज। इसका पहला उदाहरण है स्पंज, नोट कर लीजिएगा, इसका पहला उदाहरण है स्पंज। इसका दूसरा उदाहरण होता है यूप्लेक्टेला। दूसरा उदाहरण है यूप्लेक्टेला। अब बात आती है ये यूप्लेक्टेला क्या है, तो थोड़ा सा आपको बता दें, आपने जापान में देखा होगा, जापान में न्यूज में भी दिखाते रहते हैं, या कई बार आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा, जापान में जब भी किसी का विवाह होता है, विवाह, तो विवाह में एक बुके दिया जाता है। उस बुके में ये यूप्लेक्टेला एक दूसरे को कपल गिफ्ट करते हैं। यानी विवाह समारोह में जापान में जो गिफ्ट के तौर पर, या एक ब्लेसिंग्स के तौर पर, या एक आप समझ लीजिए कि खुशी जाहिर करने के तौर पर क्या दिया जाता है, तो यूप्लेक्टेला ही दिया जाता है। ये सफेद रंग का होता है। ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि यूप्लेक्टेला में ऊपर की ओर ये इस तरीके का ब्रैकेट नुमा फूल होता है। इसमें ऊपर की तरफ दो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया मेल होता है और एक बैक्टीरिया फीमेल होता है। ये बैक्टीरिया पूरे जीवन एक साथ रहते हैं, यानी जब तक कि इसका एज होगी ये पूरे जीवन एक साथ रहते हैं। इसलिए जापान में शादी विवाह समारोह के समय यूप्लेक्टेला गिफ्ट में दिया जाता है। ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था कि जापान में विवाह समारोह के समय कौन सा एक बहुकोशिकीय उपहार स्वरूप दिया जाता है, तो आपका यूप्लेक्टेला दिया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग आगे बात करें तो इसका तीसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं। इसको नाम दिया जाता है साइकॉन। साइकॉन। चौथा उदाहरण इसका आप नोट कर सकते हैं। चौथा उदाहरण इसे कहा जाता है यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया। देखिए, स्पंज अगर आपको याद है तो यू स्पॉन्जिया आप लगा लोगे। यू स्पॉन्जिया वर्ड कहाँ से बन रहा है, ये स्पंज से बन रहा है। यूप्लेक्टेला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, साइकॉन भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें सिर्फ इतने पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं पोरीफेरा संघ से। बाकी बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो पोरीफेरा संघ से आपको इतनी बात रखनी है।
इसके बाद अगला वर्ग दिया है सिलेंट्रेटा। देखिए सिलेंट्रेटा वर्ग से हमें क्या याद रखना है, तो सिलेंट्रेटा वर्ग से हमें याद रखना होगा कि इसके अंतर्गत पहली बात तो इनका शरीर संगठन किस स्तर का होता है। तो अभी आपने लिखा कि जो सिलेंट्रेटा है इसका शरीर संगठन ऊतक स्तर का होता है, और ऊतक स्तर की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो सिलेंट्रेटा संघ से ही हुई थी। दूसरी बात, इसमें आपको एक मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल की ही बात करेंगे, बाकी आपको ज्यादा इसमें दिमाग रखने की जरूरत नहीं है। सिलेंट्रेटा से जो अभी तक का सबसे ज्यादा बार रेलवे ने पूछा है वो एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा के संबंध में कई बार क्वेश्चन पूछा कि हाइड्रा किस वर्ग का प्राणी है, तो हाइड्रा आपका सिलेंट्रेटा वर्ग के अंतर्गत आता है। दूसरा इसका उदाहरण है फाइसेलिया। फाइसेलिया। तीसरा इसका उदाहरण है एडमसिया। चौथा इसका उदाहरण आप लिख सकते हो जेलीफिश। जेलीफिश। और पांचवा इसका उदाहरण आप लिख सकते हो जेलीफिश तक ही ठीक है। जेलीफिश के बारे में हमने आपको बताया था कि जेलीफिश जो होता है ये आपका असत्य मछली है, क्योंकि आप कई बार ये गलती कर बैठते हो। कुछ आपसे क्वेश्चन दिया जाता है निम्न में से कौन एक मछली नहीं है, उसमें 3 तो ऐसे ऑप्शन होते हैं जो मछलियां होती हैं, और चौथा ऑप्शन आ जाता है जिसमें मछली नहीं होती। तो जिसमें हमने आपको फॉल्स फिश लिखाई थी यानी असत्य मछलियां, वहां पर जेली फिश का नाम भी लिखाया था। तो जेली फिश जो होती है ये मछली नहीं होती, लेकिन नाम के आगे फिश लगा होता है, और ये किस वर्ग में आता है, सिलेंट्रेटा। तो यहाँ से आपको जो सबसे ज्यादा याद रखना है, जो रेलवे ने सबसे ज्यादा पूछा, वो था हाइड्रा और ये था जेलीफिश। तो ये सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से याद रखिएगा हाइड्रा और मुख्य रूप से जेलीफिश का नाम किस वर्ग के जीव हैं, तो ये सिलेंट्रेटा वर्ग के जीव हैं। एक खास बात इनके बारे में और याद रखनी होगी आपको कि सिलेंट्रेटा वर्ग के जितने भी जीव होते हैं मोस्टली ये खारे पानी में पाए जाते हैं। खारा पानी कहाँ होगा, तो ये आपका समुद्र में। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं टीनोफेरा। टीनोफेरा के बारे में सबसे पहली चीज, इनका शरीर संगठन किस स्तर का होगा, तो इनका शरीर संगठन ऊतक स्तर का होता है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी। दूसरा, इन जीवों को, टीनोफेरा वर्ग के जीवों को समुद्री अखरोट के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें समुद्री अखरोट भी कहा जाता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, इन्हें समुद्री अखरोट भी कहा जाता है। इसके बाद इसका उदाहरण में आपको याद रखना है, जैसे पहला उदाहरण इसका टीनो प्लाना। टीनोप्लाना। दूसरा उदाहरण इसमें याद रखना है प्लूरोब्रैंकिया। प्लूरोब्रैंकिया। तो ये 2 उदाहरण आपको, टीनोप्लाना आप कर लोगे क्योंकि यहाँ वर्ग में क्या लिखा हुआ है, टीनोफेरा, तो ये किस वर्ग का हो जाएगा, टीनोफेरा वर्ग का टीनोप्लाना। हालांकि इससे अभी तक ज्यादा क्वेश्चन बने नहीं है। इसके बाद अगला वर्ग देखते हैं। अगला वर्ग लिखा हुआ है आपके सामने प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में सबसे पहली बात, इनका दूसरा नाम क्या है,
तो इन सभी को चपटे क्रमी भी कहा जाता है, चपटे क्रमी भी कहा जाता है प्लेटीहेल्मंथीज को। इनका शरीर संगठन तो आपको मालूम ही है किस स्तर का होता है, इनका शरीर संगठन अंग स्तर का होता है। इसके बाद अगली बात जो आपको यहाँ से याद रखनी होगी वो याद ये रखनी होगी कि इसके उदाहरण क्या होंगे। तो इसके उदाहरण में आपको याद रखना होगा कि इसके अंतर्गत मोस्टली परजीवी आते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो नाम दे दिया जाता है बाह्य परजीवी और एक नाम दे दिया जाता है अंतः परजीवी। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी, क्योंकि बाह्य परजीवी अंतः परजीवी यानी जो परजीवी टर्म है मोस्टली ये प्लेटीहेल्मंथीज के लिए ही वर्ड यूज हुआ है। तो परजीवी में दो प्रकार के आएंगे, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी का मतलब हो गया कि जो शारीरिक संरचना के बाहर पाए जाएं, और अंतः परजीवी का मतलब वो जो शरीर संरचना के अंदर पाए जाएं। तो परजीवी से यहाँ से दो बातें याद रखनी। अब बाह्य परजीवी के अंतर्गत उदाहरण की अगर बात करी जाए तो जैसे आपके शरीर पर जूं पाई जाती, जैसे खटमल पाया जाता है, ये सब उदाहरण है किसके, बाह्य परजीवी के। जैसे आप देखते होगे कि गाय में कुत्ते में एक कीट पाया जाता है जो कभी कभी कान के पीछे या त्वचा पे लिपटा हुआ होता है, तो वो भी किस प्रकार का आएगा, तो वो बाह्य परजीवी है। और वो किसके अंतर्गत आएगा, तो वो प्लेटीहेल्मंथीज के अंतर्गत, बाह्य परजीवी के अंतर्गत जोड़ा जाता है। अंतः परजीवी की बात करें तो अंतः परजीवी में आपका एक मुख्य रूप से कौन सा जोड़ा जाएगा, तो ये जो प्लेटीहेल्मंथीज वर्ग है इसके अंतर्गत आपका एक आपने सुना होगा शायद वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं टीनिया, या जिसे हम लोग फीताक्रमी के नाम से भी जानते हैं। ये फीताक्रमी यानी टेप वार्म जो होता है ये अंतः परजीवी होता है, शरीर के अंदर पाया जाता है, आंतों में चिपका होता है, वहीं से अपना पोषण करता है। क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। परजीवी की क्या परिभाषा है कि वो अपना भोजन स्वयं ना बनाए, वो दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर हो। तो ये भी भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है, लेकिन ये बाहर पाए जाते हैं। ये अंदर पाए जाएंगे, ये भी आपके आंत पे चिपके होते हैं या जानवरों की आंत पे चिपके होते हैं, मोस्टली ये सुअर की आंत में पाया जाता है फीताक्रमी यानी टेप वार्म। तो ये आपको मुख्य रूप से याद रखने होंगे, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अब इसमें उदाहरण की बात अगर हम करें तो उदाहरण से आप याद रख सकते हो, सबसे पहला वर्ड आता है टीनिया। ये जो टीनिया वर्ड यूज होता है, ये टीनिया वर्ड आपका टेप वार्म या फीताक्रमी के लिए ही यूज होता है। इसी को हम लोग टेप वार्म या इसी को हम लोग फीताक्रमी भी बोलते हैं। तो ये इसी का उदाहरण है। इसके बाद दूसरा उदाहरण अगर हम लोग देखें तो दूसरे उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं जिसे बोलते हैं फैसियोला। ये काफी बार पूछा गया है, फैसियोला किस वर्ग के अंतर्गत आता है, फैसियोला। तो दूसरा उदाहरण है फैसियोला। फैसियोला का एक नाम और है, इसे लीफ वॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये पेड़ के पत्ते पर पाया जाता है, इसलिए इसे लीफ वॉर्म भी कहा जाता है। तो फैसियोला दूसरा हो गया, फीताक्रमी पहला हो गया। इसके बाद तीसरा अगर हम लोग नोट करना चाहें तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं प्लेनेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को कई बार पेपर में पूछा गया, प्लेनेरिया। तो तीसरा आपका प्लेनेरिया है। ये तीन उदाहरण आपको याद रखने हैं, बाकी ये आप जान ही जाओगे कि जो परजीवी होगा वो किस में आ जाता है, तो वो प्लेटीहेल्मंथीज में आ जाता है। मोस्टली परजीवी इसी के अंतर्गत रखे गए। तो यहाँ से आपकी प्लेटीहेल्मंथीज की बात भी पूरी हो जाती है। अब अगली बात कर लेते हैं एस्केल्मंथीज की।
देखिए एसके एल्मंथीस के अंतर्गत जैसे आपने प्लेटी एल्मंथीस के अंतर्गत लिखा था चपटे क्रमी, वैसे ही एसके एल्मंथीस के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं इन्हें गोल क्रमी कहा जाता है। तो पहली बात तो याद रखनी है, चपटे क्रमी आएंगे प्लेटी एल्मंथीस में, प्लेट कैसी होगी, चपटी, और जो आपका प्लेट होगी कैसी, वो चपटी होगी, और एसके एल्मंथीस में कैसे आएंगे, तो वो गोल क्रमी आएंगे। तो लिख लीजिएगा उसी के आगे पहला पॉइंट, इन्हें गोल क्रमी भी कहा जाता है, गोल क्रमी भी कहा जाता है। और इनका शरीर संगठन अंग तंत्र प्रकार का होता है। शरीर संगठन अंग तंत्र, सॉरी, अंग स्तर का होता है। शरीर संगठन अंग स्तर का होता है। अब देखिए एक पॉइंट हमसे प्लेटी एल्मंथीज में छूट गया, जो कि कई बार पूछा जाता है। प्लेटी एल्मंथीज में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा। पॉइंट ये है, क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेटी एल्मंथीज के जो प्राणी होंगे उनका उत्सर्जन अंग क्या है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उनका उत्सर्जन अंग क्या है, तो याद रखिएगा इनका उत्सर्जन अंग होता है ज्वाला कोशिका। ज्वाला कोशिका इनका उत्सर्जन अंग है, जिन्हें हम लोग फ्लेम सेल के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उसी में प्लेटी एल्मंथीज में ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद एसके एल्मंथीज में फिर से आते हैं गोल क्रमी, और इनका शरीर संगठन किस स्तर का, तो इनका शरीर संगठन अंग स्तर का होता है। इसका उदाहरण क्या होगा, तो इनका उदाहरण है सबसे पहला एस्केरिस। एस्केरिस एस्केरिस इसका पहला उदाहरण है। जैसे उसमें हम लोगों ने उदाहरण पढ़ा था आपका टीनिया, वैसे ही यहाँ पर आपका आ जाता है। बस अंतर दोनों ही आंतें में पाए जाते हैं, दोनों सुअर की आंत में पाए जाते हैं। एक भेड़ की, एस्केरिस भेड़ की आंत में पाया जाता है, लेकिन अंतर ये होता है कि एक आपका टेप वर्म यानी फीते के आकार का होता है और एक गोल होता है। गोल वाला कौन सा है, तो वो एस्केरिस। इसके बाद दूसरा है कुचरेरिया ब्रैंकोफटाई। कुचरेरिया ब्रैंकोफटाई के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इसके कारण मानव में एक रोग होता है जिसको हम लोग हाथी पांव या फाइलेरिया के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, तो वो है कुचरेरिया ब्रैंकोफटाई, और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये एसके एल्मंथीस के अंतर्गत आता है। यहां से आपको इतनी बात याद रखनी होगी। इसके बाद अगला वर्ग हम लोग ले लेते हैं, और अगला वर्ग होगा आपका इकाइनोडर्मेटा। अगली हेडिंग डाल दीजिएगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत पहली चीज जो याद रखनी है, इनको सूलक्रमी कहा जाता है। सूलक्रमी का मतलब होता है, सूल माने होता है कांटा। इनके शरीर पर कांटे पाए जाते हैं, कांटे नुमा संरचनाएं होती हैं। तो जिनके शरीर पर कांटे पाए जाएंगे उनको क्या कहा जाता है, इकाइनोडर्मेटा। और इनका दूसरा नाम क्या है, सूलक्रमी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूलक्रमी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो वो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जैसे कि चपटे क्रमी किस में आएंगे, तो चपटे क्रमी किस में, आपके प्लेटी एल्मंथीज में आएंगे।
गोल क्रमी किस में आएंगे तो वो आपके एस्केलमंथीज में आएंगे। सूल क्रमी किस में आएंगे तो वो आपके इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट इनसे जो पूछा जाता है वो है उदाहरण से, और उदाहरण इनके काफी इंपॉर्टेंट है। इसके उदाहरण में जो पहला उदाहरण आता है वो है आपका स्टार फिश। स्टार फिश की आकृति आप लोगों ने देखी होगी बायो में, कुछ इस तरीके से होती है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा बायो में, ये स्टार फिश होती है। जो स्टार फिश है वो किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? इकाइनोडर्मेटा वर्ग के अंतर्गत आता है। इसके बाद इसको दूसरा अगर लिया जाए तो इसका दूसरा नाम होता है एंटीडॉन, इसका दूसरा उदाहरण होता है एंटीडन। लेकिन आपको स्टार फिश ज्यादा याद रखना, यही मोस्टली सबसे ज्यादा बार पूछा गया। इसके बाद अगला आप लोग नोट कर सकते हैं इकाइनस, तीसरा उदाहरण है इसका इकाइनस। तो ये भी आपको याद रखना होगा। इसमें मुख्य रूप से आपको स्टार फिश याद रखना है, क्योंकि इसके नाम के आगे भी फिश लगा है, लेकिन ये मछली नहीं होती, ये आपका इकाइनोडर्मेटा वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। इसके बाद अगला वर्ग हम लोग बात कर लेते हैं। अगला वर्ग है आपका एनेलिडा। ये वर्ग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस वर्ग में यानी अगली हेडिंग डाल दीजिएगा एनेलिडा। एनेलिडा वर्ग के अंतर्गत ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ग है। तो सबसे पहली बात, एनेलिडा शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार लैमार्क ने किया था, एनेलिडा शब्द का। तो पहला पॉइंट यहाँ से बन जाता है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया? तो लैमार्क ने। इनका शरीर संगठन किस स्तर का होता है? तो आप सबको पता है इनका शरीर संगठन किस स्तर का होगा? तो शरीर संगठन इनका अंग तंत्र स्तर का होगा। इसके बाद अगली बात अगर हम लोग करें कि एनेलिडा वर्ग के अंतर्गत कौन आएगा, तो इनके तीसरी बात इसमें जो याद रखनी है, इनका शरीर जो होता है वो शरीर खंड स्तर में विभाजित होता है, यानी खंडों में विभाजित होता है, या याद रख सकते हो खंडों में विभाजित होता है। खंड में विभाजित होने का अर्थ यहाँ पर ये है, अगर आप लोग इस वर्ग का एक उदाहरण देखो, जो उदाहरण है आपका केंचुआ। केंचुआ आपका एनेलिडा वर्ग के अंतर्गत ही आता है, और यही सबसे ज्यादा बार पूछा गया। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केंचुए का। तो केंचुआ किस वर्ग के अंतर्गत आता है? केंचुआ आपका आता है एनेलिडा वर्ग के अंतर्गत। अब ये खंड स्तर का कैसे होता है तो आपको बता दें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि केंचुए में इस तरीके से मान लेते हैं, केंचुआ तो आप सबको देखने को मिल जाता है, इस तरीके की धारियां पाई जाती हैं केंचुए में, और ये जो धारियां होती हैं इन्हीं को कहा जाता है खंड स्तर। यानी पूरे शरीर में इस तरीके की धारियां होंगी, रिंग्स होती, यानी छल्ले नुमा होते हैं। आप गौर से देखोगे तो आपको सर्कल दिखाई देंगे। तो यही सर्कल के कारण इन्हें कहा जाता है कि इस जीव के जितने भी प्राणी होते हैं उन सब में जो शरीर संरचना होती है वो खंडों में विभाजित होती है, यानी कि खंड स्तर की होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अभी अगले पॉइंट की अगर इसमें बात करें तो वो पॉइंट ये पूछा जाता है कि इनमें श्वसन कहाँ से होता है। अगर श्वसन की बात करें तो इनमें श्वसन के लिए त्वचा, या त्वचा की जगह लिखा जा सकता है पृष्ठ शरीर, पृष्ठ शरीर या शरीर सतह भी लिखा जा सकता है, इसी को शरीर सतह ये भी लिखा जा सकता है। पृष्ठ का मतलब क्या होता है? बाहरी भाग। तो इनका जो श्वसन होता है वो कहाँ से होता है? तो इनका श्वसन त्वचा से होता है या पृष्ठ सतह से होता है। इसके बाद इनका उत्सर्जन भी पूछा गया है, और उत्सर्जन में जब भी पूछा गया तो ये कहा गया कि उत्सर्जन में केंचुए का उत्सर्जन अंग क्या है, इसे पूछा जाएगा। तो मोस्टली एनेलिडा वर्ग के संबंध में ही आप अगर समझ लोगे
तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें से सभी के लिए उत्सर्जन अंग वही हो जाएगा। तो इनमें उत्सर्जन अंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं नेफ्रीडिया। उत्सर्जन अंग नेफ्रीडिया है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में आया कि एनेलिडा वर्ग का उत्सर्जन अंग क्या है, नेफ्रीडिया, या केंचुए का उत्सर्जन अंग क्या है, नेफ्रीडिया, या अन्य जो अभी उदाहरण लिखेंगे उन सब में क्या आएगा उत्सर्जन अंग, तो वो नेफ्रीडिया होगा। और एक क्वेश्चन जो अभी हमने आपको बताया था फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका, वो किस प्रकार के जीव, वो प्लेटीहेल्मिन्थेस का, वो भी क्वेश्चन कई बार आया। और ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि नेफ्रीडिया केचुए का उत्सर्जन अंग है। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान से याद रखनी होगी। जितने पॉइंट बता रहे हैं कोई भी मिस न करिएगा, बहुत कम शब्दों में हम आपकी बात को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते नहीं है इन टॉपिक से। अब अगली बात कर लें, तो जैसे केंचुआ है, इसका उदाहरण प्रमुख रूप से। इसके बाद हम लोग जैसे इसी का उदाहरण देख सकते हैं, जोंक भी इसी का उदाहरण होता है। अब जरा इनके उदाहरणों की बात कर लें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके उदाहरण में आपको सिर्फ दो नाम याद रखने हैं। एक नाम तो याद रखना है आपको, केंचुआ। अब उत्सर्जन अंग क्या हो जाएगा, तो उत्सर्जन अंग क्या हो जाता है, नेफ्रीडिया। ये क्वेश्चन श्वसन कहां से होगा, तो श्वसन होगा त्वचा से या पृष्ठ शरीर से। तो ये सारी चीजें याद रखनी। अब केचुए की बात कर लें पहले, चाहे उदाहरण आप पहले लिख लीजिए। केचुआ, केचुए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, केचुए का वैज्ञानिक नाम, केंचुए का वैज्ञानिक नाम होता है फेरिरिमा। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसका दूसरा उदाहरण होता है जोंक। तो पहला उदाहरण केंचुआ, दूसरा उदाहरण जोंक, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप बात करें, यहां से हालांकि पूछा नहीं गया, याद रखिएगा जोंक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जोंक का वैज्ञानिक नाम होता है हीरुडिनेरिया। इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम पर हम एक क्लास पूरी अलग देंगे, सभी जीवों के जिनके जिनके पूछे गए उनके वैज्ञानिक नाम क्या होता है। अभी आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हो। इसके बाद अगली बात कर लें, केचुए के संबंध में अभी तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। केचुए को पहली बात पृथ्वी की आंत भी कहा जाता है, पृथ्वी की आंत। दूसरा, केंचुआ मृदा की उर्वरता को बढ़ा देता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर मिट्टी में इस तरीके से पृष्ठ मजबूत हो जाए, जैसे ये मिट्टी का भाग है, मान लीजिए कोई सतह का भाग, अब यहाँ पर जो नमी होगी अगर ये सॉलिड हो गई, यानी ये भाग अगर कठोर हो गया, तो जितनी भी नमी नीचे की होगी वो सब ऊपर आती रहेगी और धीरे धीरे करके आपके खेत की नमी पूरी उड़ जाएगी और खत्म हो जाएगी, यानी खेत पूरी तरीके से सूखा हो जाएगा। इसलिए किसान क्या करता है, इनमें हल चला के छोड़ देता है, जिससे इनके बीच की जो केस नलियां हैं वो टूट जाएं और जो खेत की नमी है वो खेत में बनी रहे। और प्लस पृष्ठ अगर सॉलिड नहीं होगा तो उसकी नमी का भाग ऊपर नहीं जाएगा और वो नीचे नमी बनी रहेगी। यही काम आपका करता कौन है, केंचुआ। केंचुआ जमीन के अंदर जब रहता है तो जमीन के अंदर रह करके वो मृदा को पूरी तरीके से उलटता पलटता रहता है। तो मृदा जब अगर उलटती पलटती रहेगी तो उसमें नमी भी बनी रहेगी, केस नलिकाएं भी नहीं बनेगी और मृदा की उर्वरता शक्ति भी बढ़ती रहेगी लगातार। इसलिए इसे पृथ्वी की आंत या प्रकृति का हलवाहा, क्योंकि ये प्रकृति की ओर से नियुक्त है, इसका कोई पैसा चार्ज नहीं पड़ता है, ये अपने मन से खेती करता रहता है, लगातार आपकी मिट्टी को उलटता पलटता रहता है। इसके बाद अगली बात आती है, केंचुए से जो खाद बनती है इसे प्रकृति का हलवाहा, और नाम है इसका जैसे किसान का मित्र किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो आपकी कई परीक्षाओं में पूछा गया, किसान का मित्र किसे कहा जाता है। इसके बाद जैसे
एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि मृदा उर्वरता का बैरोमीटर किसे कहा जाता है? मृदा उर्वरता का बैरोमीटर, ये भी आपका केचुए को ही कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है कि केचुए से जो खाद बनती है, जो खेतों में डाली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो केचुए से बनने वाली खाद को वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। वर्मी कंपोस्ट, केचुए से बनने वाली खाद को वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। इसीलिए केचुए की खेती क्या कहलाती है? केचुए की खेती क्या कहलाती है? इसे वर्मी कल्चर कहा जाता है। केचुए की खेती वर्मी कल्चर कहा जाता है, जहां पर केचुओं की संख्या में वृद्धि करी जाती है और केचुओं की संख्या बढ़ा बढ़ा करके उनको वो उन जगहों पर जो कि अनउपजाऊ है वहां पर केचुओं को छोड़ा जाता है जुताई करने के बाद नमी बढ़ा करके, ताकि उस जमीन को भी उपजाऊ बनाया जा सके। तो वो क्या कहलाता है? केचुए खेती, वर्मी कल्चर। और केचुए से बनी जो खाद होती है उसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये पॉइंट कई बार पेपर में आपको मिल जाएंगे आसानी से। इसके बाद केचुए से जो एक क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें जो रक्त परिसंचरण है, रक्त परिसंचरण वो किस प्रकार का है? तो याद रखिएगा, इनका जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, यानी इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है? तो इनमें बंद रक्त परिसंचरण होता है। ये भी नोट करिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र केचुए में पाया जाता है। इसी कारण इनमें जो आपका मुख्य रूप से ब्लड है वो किसमें घुला होता है? तो ब्लड का रंग इनके कैसा होगा? ब्लड का रंग इनके लाल नहीं होता, हल्का सा कैसा होगा? मटमैले कलर का होगा, मटमैला लाल कलर का होता है। तो इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा पाया जाएगा? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके बाद अगला उदाहरण, इसका हमने बता ही दिया आपको। अगला उदाहरण आपको याद रखना है दूसरा, जोंक। तो ये आपका एनेलिडा की बात पूरी कंप्लीट हो गई। यहाँ से इतने पॉइंट आपको याद रखना है। एनेलिडा वर्ग में अगर आप चाहें तो एक उदाहरण और लिख सकते हैं, जिसे नेरिस के नाम से जाना जाता है। नेरिस को समुद्री नींबू भी कहा जाता है, तो चाहें तो नोट कर लें। नेरिस समुद्री नींबू के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला वर्ग देख लेते हैं। ये वर्ग है आपका आर्थ्रोपोडा, नोट कर लीजिएगा। अब आपके यहां से 6 पार्ट हो चुके हैं एनेलिडा। अब जो बचे हुए आपके भाग हैं वो लगभग 10 मिनट में या 15 मिनट में नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक खत्म करके नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास जो कि आपकी मंडे को होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये खत्म होने के बाद अब आगे हमें जो इम्पोर्टेंट लगेगा बायो का वो पार्ट उठाएंगे हम, और उसको उठा करके आपका खत्म कर देंगे। यहाँ से आपकी बायो लगभग 80% समाप्त हो जाती है। अब बचा हुआ 20% भाग है, वो भी तेजी से आपका खत्म होगा। तो आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो या कोई दिक्कत आई हो, कोई चीज ना समझ में आई हो, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।